हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु अर्थात एटम। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 9 यानी 9वां व्याख्यान है। और बच्चों पिछले 2 लेक्चर्स से हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं उनके लिए बोहर का सिद्धांत हम पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू रखते हुए बच्चों आज हम लेके आए हैं वॉल्यूम 3 यानी एपिसोड नंबर 3। तो आज हम एक नई राशि की चर्चा करेंगे जिसमें एक नई क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर्स में बच्चों हम क्या क्या बता चुके हैं आपको। सबसे पहले बच्चों 7th लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाली थी। फिर अगले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था कि इलेक्ट्रॉन कितने वेग से किसी कक्षा में गति करेगा और कितनी आवृत्ति से गति करेगा और किसी कक्षा में उसका आवर्त क्या होगा। तो इन चीज़ों को हम अब तक के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में, आज की कड़ी में बच्चों हम एक नई बात पढ़ने जा रहे हैं। एक नई राशि की गणना करेंगे जिसका नाम है ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में कितनी ऊर्जा से चक्कर लगा रहा होगा बच्चों, आज इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इस टॉपिक का बच्चों आज क्या पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दैट इज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकालने की आज कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं बच्चों, निकाल ही देंगे एनर्जी को, ठीक है। तो देखें बच्चों, ये आपको पता है पिछले लेक्चर्स देखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें बच्चों, जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। फिर लेक्चर नंबर 8 देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 देख लिया है वो बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल जिस पर नोट्स बनाए हैं वो लेकर के बैठे हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर पिछली कड़ियों की बातें भी यहाँ शामिल करेंगे, क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं है, पिछले भाग का एक अगला भाग है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपनी वो नोटबुक उठा लाइए जिस पर आपने पिछले 2 लेक्चर्स के नोट्स बनाए हैं। तो हम ये कहा करेंगे कि पीछे आपने पढ़ा तो आप तुरंत नोटबुक को पलट के देख लिया करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको पता है कि ये नाभिक है जिस पर धनावेश है Ze, थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं आपको। और ये किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, उसकी त्रिज्या है R। तो उस R त्रिज्या की कक्षा में इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम 3 ऊर्जाएं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन में 2 ऊर्जाएं होंगी, एक गतिज ऊर्जा होगी और एक स्थितिज ऊर्जा होगी। जब दोनों ऊर्जा हैं तो दोनों को जोड़ करके हमें कुल ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, नंबर 1 गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ये क्यों है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में एक नियत वेग से चक्कर लगा रहा है, गति कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा। बिना गतिज ऊर्जा के गति संभव नहीं है बच्चों। तो इस इलेक्ट्रॉन में दोनों ऊर्जाएं हैं। धीरे धीरे आप लेक्चर को समझते चलिए, देखते चलिए, ध्यानपूर्वक नोट्स भी बनाते चलिए स्क्रीनशॉट लेकर, तो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्यों है बच्चों, क्योंकि वो गति कर रहा है। और गतिज ऊर्जा होती कितनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये क्यों होगी बच्चों, क्योंकि वो गति कर रहा है और वो कितनी होगी, 1/2 mv²। अब आप अपनी कॉपी पलटिए बच्चों, पिछले लेक्चर नंबर 8 तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, समीकरण नंबर 15 तक। तो इसको अभी डाल देते हैं समीकरण नंबर 16। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू हम अन्य पैरामीटर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आपको
ये टॉपिक जब शुरू हुआ था वो वाला पेज खोल लीजिए, उसमें सबसे पहले हमने लिखा है, वीडियो को पॉज करिए बच्चों थोड़ी देर के लिए, पहला पेज खोलिए। इस हेडिंग की शुरुआत जहाँ से हुई है, सबसे पहले हमने समीकरण नंबर 1 डाली है, MVR बराबर NH/2π, ये डाली है समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा था कि इस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स यानी FC कहाँ से मिलता है? इस नाभिक द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। ये इसके बाद हमने लिखा है। हमने इसके बाद जो लिखा है बच्चों, क्या लिखा है कि mv²/r, कोई नई बात नहीं बता रहे, बराबर इसके बीच लगने वाला अभिकेंद्र बल, ये लिखा है 1/4πε0 ZE/E/r²। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वही बात दोबारा लिख रहे हैं कि इसको अभिकेंद्र बल, अब चूंकि यहाँ से हट चुका है बोर्ड से, इसलिए मुझे दोबारा आपको कॉपी के पेज पलटने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। तो बच्चों यहाँ दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो भी इस बात को समझ जाएंगे कि सेंटीपिटल फोर्स अवकेंद्र बल कितना होता है, mv²/r। तो सेंटीपिटल फोर्स, ये जो mv²/r है वो कहाँ से प्राप्त होगा? दोनों के बीच लगने वाले, दोनों कौन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बच्चों किससे प्राप्त करते हैं? कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2/r² से। तो ये सूत्र यहाँ लगाते हैं। तो 1/4πε0 जो कि एक कांस्टेंट है, Q1 क्या हुआ? इसका आवेश, इस पर कितना आवेश है बच्चों? धनावेश है, प्लस ZE। Z क्या है बच्चों? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है। तो ZE इंटू Q2 की जगह दूसरे आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि E होता है, इंटू E बटे दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है? R। तो r², ये आपको पता है। अब इतना फिर दोबारा समझाना पड़ रहा है कि कोई बच्चा डायरेक्ट इसी लेक्चर को देखना चाहता है, इसलिए। तो ये वही बात आ गई जो यहाँ लिखी है बच्चों, यहाँ समझ गए कहाँ से आया। तो अब इनको हटा देते हैं। ये कहाँ से है, कहाँ की बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, इसलिए मैंने लिखा है। चलो बाद में हटा दूंगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक r से एक घात कट जाएगी, तो यहाँ क्या रह जाएगा? mv²। ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर mv² है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे। तो mv² बराबर आ गया 1/4πε0 ZE कितना हो गया? ZE² नीचे रह गया r। ये मान प्राप्त हुआ बच्चों। mv² का मान समीकरण 16 में रख दें। mv² का मान समीकरण 16 में ... रखने पर, इतना आप लिख लिया करना बच्चों, टाइम वेस्ट होता है। तो अगर यहाँ रखेंगे तो k कितनी मिलेगी बच्चों? देखें k बराबर 1/2, इसके आगे mv² की वैल्यू यानी ये वैल्यू कितनी? 1/4πε0 ZE²/r, ये वैल्यू आई बच्चों। ये हो गई समीकरण नंबर 17। ये एक्सप्रेशन किसका आ गया? गतिज ऊर्जा का। यानी इलेक्ट्रॉन इतनी गतिज ऊर्जा से इस कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा, वो इक्वेशन आ गई बच्चों। ये तो पुरानी बातें थी जो आपकी कॉपी पर पहले से लिखी हुई हैं, इसलिए इनको हटा देते हैं बच्चों। आपको ध्यान दिलाने के लिए बच्चों मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ी थी। बच्चों वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए टॉपिक को कई दिन हो गए जल्दी मैं बोल रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर करके सुन लेना, बहुत दिन हो गए इसको पढ़ाते हुए। तो गतिज ऊर्जा का एक्सप्रेशन आ गया। अब निकालते हैं बच्चों नंबर 2, क्या निकलेगी? स्थितिज ऊर्जा। अब क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली बच्चों ये कौन सी स्थितिज ऊर्जा है?
क्यों है स्थितिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा क्यों थी इस इलेक्ट्रॉन में? क्योंकि ये कक्षा में गति कर रहा था। स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित कर रहा है। तो जब बल आरोपित हो रहा है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी। तो एक्चुअली ये सही शब्दों में कही जाए तो क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन हम संक्षेप में स्थितिज ऊर्जा लिख रहे हैं। ये अंडरस्टूड है, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नहीं है, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के कारण ऊर्जा नहीं है। पृथ्वी के द्वारा लगाए गए किसी पिंड पर बल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों। लेकिन यहाँ वैद्युत वैद्युत बल है। बल कौन सा है? वैद्युत बल। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो किससे लिखी जाएगी? यानी स्थितिज ऊर्जा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसको किससे लिखते हैं बच्चों? U से। तो U बराबर किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? फर्स्ट चैप्टर पर पहुंच जाइए, फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। वहाँ हमने बताया था कि आवेशों के दो निकाय हों, एक आवेश हो Q1 और एक आवेश हो बच्चों कितना? Q2। तो दोनों के बीच की दूरी अगर R है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इस निकाय पर एक आवेश दूसरे आवेश पर एक वैद्युत बल लगा रहा होगा, जिससे इसमें एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा डेवलप होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। किसी बच्चे को याद नहीं रहा हो तो बच्चों देर कितनी लगती है? वीडियो को पॉज करिए, कॉपी उठाइए और पहले चैप्टर में देख लीजिए कि सर हाँ सही कह रहे हैं, इतनी ही स्थितिज ऊर्जा होती है, तो समझ में भी आता जाएगा। क्लास में थोड़ी आप जल्दी से देखो, यूट्यूब पर इतना फ़ायदा है कि आप अपने नोट्स को, वीडियो को रोक करके, अब क्लास में आप ये नहीं कह सकते कि सर चुप हो जाइए, अब हम पहले कॉपी पे चेक कर लें। लेकिन यहाँ आप वीडियो को पॉज करके कॉपी पे चेक करके सूत्र को दोबारा याद कर सकते हैं और ध्यान आ जाएगी बात। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं। एक आवेश हमारे पास धनावेश है, वो कितना है? ZE, और एक आवेश है E, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा निकालते समय बच्चों हम आवेशों के चिन्हों का भी ध्यान रखते हैं। जब बल निकालते हैं तब हम प्लस माइनस नहीं रखते हैं, बल सदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है। जब अदिश राशि की गणना करते हैं तब उस समय हमें चिन्ह लेना पड़ता है, यानी विद साइन। जो आवेश हैं Q1 Q2 वो कैसे लिए जाएंगे? विद साइन, चिन्ह सहित। ये बात ध्यान रखने की है, विद साइन, उनका चिन्ह भी रखना है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो U बराबर लगाइए सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की जगह ZE इंटू Q2 की जगह E, लेकिन कैसा? माइनस का। थोड़ा ये मिल गए बच्चों, इसमें ये बड़ी दिक्कत हुई। चलो आपको समझ में आ जाएगा, समझ जाएंगे आप। एक आवेश ZE है, एक माइनस E है, अपॉन R, दोनों के बीच की दूरी R। ये समझ आ रहा है ना बच्चों? ये पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा नीचे लग गया, मैं स्क्रीन पर देख लूँ, आपको साफ दिख रहा होगा, समझ जाएंगे आप कि हाँ सर ने ये लिखा है कि एक ब्रैकेट में ZE और दूसरे ब्रैकेट में -E। ये जो बीच में बाधाएं आ रही हैं, ये अक्षर यहाँ एंटर कर रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। तो U इक्वल्स टू, अब कर लेते हैं बच्चों, कितना आ गया? प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E इंटू E स्क्वायर अपॉन R। इतनी आ गई बच्चों, ये आ गई स्थितिज ऊर्जा, यानी इक्वेशन नंबर 18, सॉरी 17, हाँ 17 यहाँ तक आ गई थी, ये हो गई समीकरण नंबर 18। तो स्थितिज ऊर्जा आ गई हमारे पास और गतिज ऊर्जा आ गई। अब हम क्या निकालते हैं? टोटल एनर्जी, यानी कुल ऊर्जा। E बराबर, यानी टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होगी बच्चों? टोटल एनर्जी K प्लस U के।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दें तो नेट टोटल एनर्जी जो है कितनी आएगी, के की वैल्यू रखिए समीकरण नंबर 17 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R प्लस U, लेकिन U नेगेटिव की है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ मुझे जगह चाहिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे हटा दूँ जगह कर लूँ। ठीक है बच्चों, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं तो ये चीज़ हट जाएंगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इनको हटा देता हूँ। ये आपके पास अब मौजूद हैं स्क्रीनशॉट के रूप में। आप क्रम से बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बाद में कॉपी पर एक क्रम से एक सुंदर सा प्यारा सा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। बच्चे पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, तो बच्चों ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट्स बना लो। माइनस क्या आएगा बच्चों, यू की वैल्यू, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R। अब बच्चों देखें ये क्वांटिटी दोनों जगह सेम है। यहाँ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R, और यहाँ भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R। तो कॉमन ले लें तो 1/2, यहाँ -1 रह जाएगा, तो कितना बचेगा -1/2। ये मैंने ले लिया कॉमन। क्या कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R, ये टर्म मैंने ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ -1, और आधे में से एक घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा बच्चों। तो E बराबर कितना आ गया, -1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R, ये आ गया। और ये टोटल एनर्जी आ गई, ये हो गई समीकरण नंबर 19। आ गई बात समझ में बच्चों। तो आपके पास गतिज ऊर्जा आ गई समीकरण नंबर 17 में, स्थितिज ऊर्जा आ गई समीकरण नंबर 18 में, और टोटल एनर्जी आ गई समीकरण नंबर 19 में। यहाँ एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक तथ्य देखने को मिलेगा बच्चों आपको, कि देखिए जितनी गतिज ऊर्जा है, यहाँ देखें यहाँ क्या लिखा है, आँख खोल के देखिए, उतनी ही कुल ऊर्जा है, सेम है। 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R, 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R, सेम है। फ़र्क कितना है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इतना ही अंतर है। और पोटेंशियल एनर्जी में हाफ नहीं है। जब हाफ नहीं है इसका मतलब ये दोगुनी है। जब जब इसका आधा करते हैं, 1/2 करते हैं, तब ये मिलती है और तब ये मिलती है। यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी हैं। देखो कितना विचित्र का कॉम्बिनेशन है। कुल ऊर्जा आधी बैठ रही है गतिज ऊर्जा के बराबर, और स्थितिज ऊर्जा दूनी बैठ रही है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला। जबकि हम दो ऊर्जाओं को जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा के बराबर बैठ रही है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो नेगेटिव है वो डबल है बच्चों। तो इन समीकरणों के आधार पर अब हम यहाँ लिखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इमीडिएटली। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपके सामने ही हटाता हूँ, जिससे आप ये ना सोचें सर ने क्या क्या हटा दिया क्या नहीं। तो बच्चों मजबूरी है कि मुझे ये समझाना है आपको, तो मुझे ज़रूरत इसकी है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा देते हैं। ओहो ये क्या हुआ, चलो दोबारा लिख दूंगा यहाँ। अब बच्चों बोर्ड को 2 बार साफ़ करना पड़ता है। तो बच्चों देखें, अगर आप मन से लेक्चर को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा फील होता है, फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। तो k = क्या आया था, 1/2, साफ साफ लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² R। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था, ये पोटेंशियल एनर्जी का और ये टोटल एनर्जी का। तो इन तीनों समीकरणों को ध्यान से देखिए आंख फाड़ के, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो
टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल बराबर है। यानी समीकरण कौन कौन सी देख रहे हैं? 17, 18, 19, 17, 18 व 19 से क्या पता चल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है, कुल ऊर्जा है, इतना तो जानते हैं बच्चों, में टोटल बोल रहा हूँ तो कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के बराबर है, लेकिन साइन माइनस का है। जब गतिज ऊर्जा में माइनस का साइन लगाएंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ 1/2 है, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूँ तो देखो बिल्कुल टोटल एनर्जी हो गई, यानी माइनस के बराबर है। माइनस, ओ ये बराबर नहीं है बच्चों, क्या है? माइनस है, डार्क सा बन गया। तो जो टोटल एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर है। और ये ऊर्जा किसके बराबर है? टोटल एनर्जी इसकी आधी है। देखें यहाँ -12, अगर मैं इसमें -12 कर दूं यानी u में 2 का भाग कर दूं तो यही आ जाएगी, यानी u की कितनी है? आधी। लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, बहन भाई, ठीक है, सेम साइन। ओके, तो E इक्वल्स टू माइनस के, यानी टोटल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है और काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी की आधी है। बच्चों ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखना। आप कहेंगे सर ये क्या फालतू की बात पढ़ाने लगे, इसको मैं समीकरण नंबर स्पेशल दूंगा 20। समीकरण नंबर आ गया 20। बहुत अच्छी इक्वेशन आई बच्चों। अगर हमें इनमें से कोई भी एक ऊर्जा दी है, अगर सवाल में ये कहे कि किसी कण की, कण की नहीं, इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में स्थित ऊर्जा इतने जूल या इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताओ, इसकी कुल ऊर्जा बताओ, तो इसी इक्वेशन से बहुत आसानी से निकल आएगी। कोई सी एक ऊर्जा दी हो, E दिया है तो K पता चल जाएगा, U पता चल जाएगा। K दिया है तो E पता चल जाएगा, U पता चल जाएगा। U दिया है तो K पता चल जाएगा, E पता चल जाएगा। कोई सी एक दी हो, दोनों निकल आएंगी। समझ गए ना? तो बस साइन का भी ध्यान रखना है, बस कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, लेकिन है। तो यहाँ से क्या पता लगा बच्चों? E कैसी है हमारी? नेगेटिव। कुल ऊर्जा कैसी आई? ऋणात्मक। स्थितिज ऊर्जा कैसी आई? ऋणात्मक, नेगेटिव। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल ऐसी है जो कि पॉजिटिव है। ऋणात्मक गतिज ऊर्जा बच्चों संभव ही नहीं है, ठीक है ना? ऋणात्मक कैसे हो जाएगी गतिज ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, फोर्स अट्रैक्शन का है या रिपल्सन का है। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक और धनात्मक इस बात से हो सकती है कि आकर्षण का फोर्स है, तो स्थितिज ऊर्जा बच्चों कैसी होगी? ऋणात्मक। समझ रहे हैं ना? यहाँ आकर्षण ही तो हो रहा था, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। अगर आवेश ऐसे होते, प्रतिकर्षण लग रहा होता, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, ज़्यादा बातें करेंगे तो आप उतना ही कंफ्यूज होंगे। हम बीच बीच में बच्चों भटक जाते हैं, जो बात बताने की है पहले उसी टॉपिक को पूरा कर लें। तो ये बात भी समझ में आई, ये कोई इक्वेशन नहीं देंगे, समझाने की बात की जा रही है। अब बच्चों इन बातों से ये पता चलता है कि अगर हम इनके ग्राफ खींचें तो दूरी के साथ, यानी अगर नाभिक से दूर की कक्षाओं में जाएं और पास की कक्षाओं में आएं तो ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होगा। तो बच्चों यहाँ से ये स्पष्ट है कि हर अलग अलग कक्षाओं की त्रिज्या अलग अलग होगी, तो अलग अलग कक्षाओं में ऊर्जा भी अलग अलग होगी, गतिज ऊर्जा भी अलग होगी। तो इन इक्वेशन से पता लग रहा है कि E जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो E भी, E क्या है? E प्रोपोर्शनल टू -1/r। और सारे तो कांस्टेंट है ना, Z कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, E कांस्टेंट, और माइनस का साइन है तो -1/r। U भी कैसा है? -1/r के प्रोपोर्शनल। और K कैसा है? ये पॉजिटिवली 1/r के प्रोपोर्शनल। यानी अभी बताएंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब इनको मैं हटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है? समझ रहे हैं? हटा दें। अब मैं ये सब हटा रहा हूँ, केवल इतना छोड़ूंगा। जल्दी से
टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि अगर बच्चों मैं इस बाई अक्ष पर रिप्रेजेंट करता हूँ लाइन, एक मिनट बच्चों तिरछी हुई क्या थोड़ी सी, यहाँ बोर्ड बच्चों थोड़ा ऊंचा नीचा है, यही दिक्कत क्रिएट करता है। अरे यार ये टाइम को वेस्ट करने वाली बात है, मैं नर्वस और हो जाता हूँ थोड़ी सी मिस्टेक होने पर। सीधे जाना, यस। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ लिया एक्स एक्सिस को और इस अक्ष पर मैं कक्षा की त्रिज्या यानी नाभिक से कितनी दूर है वो त्रिज्या, मतलब कक्षा उस आर की बात कर रहा हूँ कि एक ऑर्बिट यहाँ है एक यहाँ है, उसकी त्रिज्या कितनी है। यानी हम नाभिक से दूर बढ़ रहे हैं, नाभिक से दूर वाली कक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होगा उसकी चर्चा करेंगे, ये मूल बिंदु। और इस अक्ष पर बच्चों हमने ली है ऊर्जा, तीनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं। एनर्जी, इतना तो आप जानते हैं, एनर्जी मीन्स कहते हैं ना यार बड़ा एनर्जी है। ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊपर ऊर्जा हम धनात्मक लेंगे और नीचे ऋणात्मक लेंगे, इस अक्ष पर आर लेंगे। तो देखें सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात करते हैं बच्चों। के जो है आर के व्युत्क्रमानुपाती है, पिछले सूत्रों से ये निष्कर्ष निकाले थे हमने, आपको ध्यान होंगे। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा के का मान कम होगा, यानी जैसे जैसे हम नाभिक से दूर की कक्षाओं की तरफ, नाभिक से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर, दूसरी से तीसरी की ओर, तीसरी से चौथी की ओर, कक्षाओं की त्रिज्या बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा घट रही है। क्यों घट रही है बच्चों? पिछले लेक्चर में हमने वेग निकाला था और वहाँ सिद्ध किया था कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर की कक्षाओं की तरफ जाते हैं यानी आर को बढ़ाते हैं तो वेग कम होता जाता है। सबसे पास वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रहा होगा, उससे दूर वाली में थोड़ा स्लो हो गया, उससे बड़ी वाली कक्षा में और स्लो हो गया, उससे बड़ी वाली कक्षा में और स्लो हो गया, फिर और बड़ी कक्षा में और स्लो हो गया बच्चों। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात? तो वेग घटता जा रहा है, गतिज ऊर्जा कम होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? जो कक्षा नाभिक के सबसे नज़दीक होगी, यानी सबसे पहली कक्षा में गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो ग्राफ खींचें, मैथ में आपने इस टाइप के फंक्शंस पढ़े होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है ना। तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। सॉरी यहाँ से बना लेते हैं क्योंकि मुझे जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जैसे जैसे आर बढ़ रहा है गतिज ऊर्जा देखो यहाँ सबसे ज़्यादा है, इतनी दूरी पर इतनी, इतनी दूरी पर इतनी, इतनी दूरी पर इतनी, ऐसी तो आएगी। बात समझ रहे हैं? थोड़ा और ऊपर बना लें यार, ज़्यादा कर्व दे दिया हमने, यहीं पर अनंत सा लगने लगा। अनंत एकदम मत करो। बात समझना बच्चों, ग्राफ से हम किसी भी डाटा का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आप मैच देखते हैं तो दो टीमों का ग्राफ दिखाया जाता है कि इंडिया का ग्राफ ऊपर है, अब यानी इंडिया के इस ओवर में रन इतने थे, दूसरी टीम के इतने थे, एक ग्राफ चलता है। तो ग्राफ से हमें बहुत सटीक जानकारी मिल जाती है। ऐसे कर देते हैं, ऐसे भी नहीं, पहले रब बना दूं, थोड़ा अच्छा सा सही सा बने यार। अरे चलिए कोई बात नहीं बच्चों, ऐसे बना देते हैं। ये किसका ग्राफ खींच दिया मैंने बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का, यानी कम दूरी पर ज़्यादा और दूरी आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ डाउन होता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। समझ रहे हैं? अब जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही टोटल एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ नेगेटिव में ऐसा ही आएगा, जैसा ये है वैसा ही ये आएगा। ठीक, समझ रहे हैं बात? तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जा रहे हैं ऋणात्मक मान घटता जा रहा है कुल ऊर्जा का। ये ग्राफ किसका है? ई का, ये गतिज ऊर्जा का। ध्यान से सुनो बच्चों, गतिज ऊर्जा घट रही है, कुल ऊर्जा का ऋणात्मक मान घट रहा है।
क्योंकि सेम वैल्यू आई थी ना, जितना ई था उतना ही के था, पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर था। पीछे का स्क्रीनशॉट उठा के आप देख लें, ध्यान आ जाएगी। अब जगह नहीं है कि मैं यहाँ दिखा दूँ जो इक्वेशंस लिखी थी, या यहाँ लिख दूँ बच्चों एक बार। देखो के कितनी आई थी, आपको ध्यान होगा 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये तो आई थी के। और यू कितनी आई थी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और टोटल एनर्जी उतनी ही आई थी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन नेगेटिव। तो दोनों के ग्राफ एक से होंगे, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस पर, ये पॉजिटिव एक्सिस पर होगा। जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यही तो इक्वेशन थी आपकी 17, 18, 19। ये 17 थी, ये 18 थी, ये 19 थी। याद दिलाने के लिए लिख दूँ, आपके पास मौजूद हैं, यहाँ मैंने समझाने के लिए लिख दी। तो जितना के है उतना ही ई है, लेकिन के पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बना दिया, ई नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में बना दिया। ठीक है ना बच्चों। तो ई का ग्राफ भी के ग्राफ जैसा ही होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन वो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में, पहले में, और ये चौथे में। तो यहाँ ऊर्जा का ऋणात्मक मान कम हो रहा है। जैसे यहाँ ऊर्जा है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज दूरी बढ़ी तो माइनस का मान कम हुआ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कम हुआ तो जैसे उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊर्जा का ऋणात्मक मान कम हो रहा है, और गतिज ऊर्जा का ये ई का मान है बच्चों। और गतिज ऊर्जा का क्या हो रहा होगा, इतना ही प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा तो घट रही है, लेकिन ये भी नेगेटिव मान घट रहा है, लेकिन कुल ऊर्जा बढ़ रही है बच्चों। जैसे -10 से बड़ा होता है -8, माइनस भी तो लग गया तो उल्टे चलते हैं। -10 छोटा है, -8 बड़ा है, -8 से बड़ा -4 है, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं। यानी गतिज ऊर्जा डाउन हो रही है, ऐसे समझ लें, लेकिन कुल ऊर्जा बढ़ रही है। कुल ऊर्जा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। स्थितिज ऊर्जा का नेगेटिव मान भी इसी तरीके से हो रहा है, लेकिन हाफ नहीं है, डबल है। कुल ऊर्जा का डबल है। यहाँ से अगर u की वैल्यू निकालें तो कितना मिलेगा, 2e। e बराबर u बटे 2, तो u बराबर 2e, यही तो मिलेगा बच्चों, आपको यही तो मिलेगा। यानी जो स्थितिज ऊर्जा है गतिज ऊर्जा की दूनी है, वो टोटल ऊर्जा की दूनी है, इसीलिए। और गतिज ऊर्जा भी आधी है, इसीलिए तो दोनों का जोड़, स्थितिज ऊर्जा ही तो अहम रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, कि स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया तब भी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर आई, लेकिन चिन्ह बदल गया। तो कुल ऊर्जा से डबल है तो उसका ग्राफ यहाँ से दूनी दूरी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, तो ये भी ऐसे आएगा। ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों, यू का। इसका और इसका जोड़ मिलके ये आ रहा है। ये भी इसकी नेगेटिव वैल्यू घट रही है। यहाँ क्या हो रहा होगा, डबल में घट रही होगी। -10 का डबल कितना हुआ, अच्छा बताएं आप। गतिज ऊर्जा इतनी थी, टोटल ऊर्जा इतनी थी, तो ये डबल थी इसकी, तो -20 थी। कहाँ लिखें बच्चों, यहाँ थोड़ा और अच्छे से लिख देते तो और अच्छा समझ में आता। यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिखता हूँ। अब जैसे यहाँ लिखता हूँ के, समझाने के लिए, और फिर पहले के लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर यू लिखा है। मैंने अभी कहा कि गतिज ऊर्जा घट रही है, जैसे यहाँ पर ज़्यादा होगी, दूरी आगे बढ़ रही है। कैसे देखते हैं ग्राफ, जैसे इतनी दूरी पर, मूल बिंदु से इतनी दूरी पर लंब गिराते हैं, इतनी दूरी बढ़ा दी तो घट गई। यहाँ वैल्यू ऊपर को बढ़ रही होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे ही तो करते हैं बच्चों। अब बच्चे कहेंगे सर कितनी छोटी बातें बताते हैं, लेकिन बच्चों सब प्रकार के बच्चे हैं। दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा डाउन होती जा रही है। तो 10 थी, अच्छा ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाप रहे हैं। 10 थी, फिर 8 हो गई, बात जगह गिरती है, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई, ऐसे करते हैं। और कुल ऊर्जा भी इतनी हो रही है, लेकिन वो माइनस में -10 -8 -6 -4 -2, लेकिन ये भी नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू घट रही है, लेकिन ये इसकी डबल है। तो यहाँ -20, जैसे ई का ग्राफ हमें ये बता रहा है कि -10 -8 -6 -4 -2, तो यू का ग्राफ क्या बताएगा
इसकी जो u है वो e का डबल है, तो -10 का -20, यहाँ -16, इनके डबल करते जाइए, -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -8, -4। तो जो कुल ऊर्जा है इन दोनों ऊर्जाओं का योग है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का। तो जोड़ते चलिए, 2 और -4 को जोड़ेंगे -2 आएगा, 4 और -8 को जोड़ेंगे -4 आएगा, 6 और -12 को जोड़ेंगे -6 आएगा, 8 और -16 को जोड़ेंगे -8 आएगा। इसीलिए गतिज ऊर्जा की वैल्यू उतनी होती है जितनी कुल ऊर्जा की है, लेकिन कुल ऊर्जा उतनी वैल्यू रखने के साथ नेगेटिव हो जाती है। तो अभी हमने क्या कहा कि गतिज ऊर्जा घट रही है और गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान भी घट रहा है, लेकिन ऋणात्मक मान घटने का मतलब ऊर्जा का बढ़ना। तो गतिज ऊर्जा घटने के बावजूद भी कुल ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ऋणात्मक मान कम हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों, बाकी का मैंने सब हटा दिया है, केवल समीकरण नंबर 19 छोड़ी है जो कि कुल ऊर्जा का व्यंजक है। अभी आपने देखा हमने कुल ऊर्जा इतनी निकाली बच्चों, और हमने और भी रिलेशन देखे कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, ये सब बातें पढ़ी। लेकिन अब कुल ऊर्जा को अन्य पदों में पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों इस समीकरण के आगे की बात करते हैं अब। तो ये समीकरण आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट समीकरण नंबर 20 तक का ले लिया है। लेकिन अब मुझे लौट के समीकरण नंबर 19 से बात आगे स्टार्ट करनी है, तो उसे बोर्ड पे लिख लिया है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 7 का नोट्स खोलिए को पॉज करके, उसमें आपको एक समीकरण 3 मिलेगी जिसमें हमने त्रिज्या निकाली है। तो हमने समीकरण 3 से, क्योंकि टॉपिक बच्चों वही चल रहा है, ये मत सोचना कि सर रोज़ नई चीज़ पढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को बच्चों कई वीडियो में पढ़ाना पड़ रहा है। समीकरण 3 से हमने जो त्रिज्या निकाली r बराबर कितनी निकाली थी बच्चों, आपको ध्यान होगा, ऐसे लिखी थी ε0 h² अपॉन m पाई e² इंटू जेड अपॉन n² अपॉन जेड। कपड़ा कहाँ गया? ओहो, ये क्या हो रहा है बच्चों, सॉरी वो डिस्टरबेंस। हमने समीकरण निकाली थी, आपकी कॉपी पर नोट है, वीडियो को पॉज करके देख लें, n² अपॉन जेड, यही तो था। तो ये मान हम इसको ब्रैकेट हटा दो, तो r बराबर कितना लिख सकते हैं, r बराबर ε0 h² n² m पाई, एक कविता सी बन जाएगी, जेड को इसके संग लिख लो, याद करने में सूत्र अच्छा लगता है ऐसे। r बराबर ε0 h² n² अपॉन m पाई z², जो कितने अच्छे से याद हो जाएगा। r बराबर ε0 h² n² अपॉन m पाई z², यही तो लिखा है। तो याद करने में आसानी होगी, एक तुक बनती है, जैसे गीत बहुत जल्दी याद हो जाता है लेकिन गद्य जल्दी याद नहीं होता। तो ε0 h² n² अपॉन m पाई z², ये त्रिज्या का समीकरण है। r का ये मान अगर हम यहाँ रख दें तो एक नए पदों में हमें एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा, r बराबर इतना समीकरण 19 में रखने पर। समीकरण 19 में डॉट डॉट कर देता हूं, तो आप क्या लिखेंगे रखने पर। तो रखिए बच्चों, E बराबर, इन दोनों का गुणा कर लूं बच्चों, 1 और 1 का कितना हुआ 1, और 1 और 1 और z² का कितना हुआ z²। ऊपर का काम खत्म, बटे, ध्यान से सुनना, नीचे का गुणा कर लो, 2 और 4 का गुणा 8 पाई ε0, और रह गया r का क्या मान रखना है ये, तो r की जगह ये लिखो, क्या लिखोगे ε0 इंटू ε0 h² n², और जो अपॉन की संख्या है वो चली जाएगी ऊपर, m पाई z²। ये आ गया बच्चों। तो देखें अब E बराबर, जल्दी से देखते चलें, वीडियो लेंदी हो रहा है। E बराबर, और ये बच्चों माइनस का साइन तो रह गया, गलती जल्दी के चक्कर में गलती होती है। E बराबर माइनस, हल करें, z इंटू जेड है, ठीक है, और m है, लेकिन पाई से पाई हल्के से काट देता हूं मैं, पाई से पाई कट गया, क्या रह गया m z² e² और e² का गुणा e4 अपॉन 8
एप्सिलॉन नॉट का गुणा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यही तो रह गया बच्चों। एम जेड स्क्वायर ई फोर, एक बार चेक कर लें। एम देखो जेड का काम खत्म, जेड स्क्वायर आ गया, ई का काम खत्म, ई फोर आ गया, एम का काम खत्म, एम आ गया, जेड और ई का पहले ही खत्म कर लिया था। 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, टोटल एनर्जी इतनी आ गई। अब बच्चों इसमें एक नया रूप देना चाहते हैं इस समीकरण को, तो इसमें एक बात याद रखें, अंश व हर में एक नई ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात, बड़े विशेष रूप से ध्यान रखना। इससे आपका काम डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको एक कांस्टेंट का मान याद रखना पड़ेगा जो कि बड़ा कठिन है, भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अंश, लेकिन इससे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अंश व हर में ये ध्यान रख लेना, एच और सी, एच सी का गुणा करने पर, गुणा व भाग करने पर क्या मिलेगा बच्चों, ये देखते हैं। तो कहाँ करें, यहाँ कर लें। तो देखें ई बराबर चलो अभी तो चल जाएगा, माइनस एम जेड स्क्वायर ई फोर इंटू एच सी, ऊपर गुणा कर लिया एच सी का, अपॉन, अरे वहाँ से चलते तो बढ़िया रहता, चलो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एच सी कर लिया बच्चों। तो ई बराबर माइनस एम ई फोर एच सी और जेड स्क्वायर कर दो अलग, यहाँ बहुत दूर लिख दो, एच सी जेड स्क्वायर बटे कांस्टेंट एच सी का तो गुणा भाग किया। अब आप सोचेंगे कि सर इसको अलग कैसे रखें, अरे गुणा किया है तो किसी मकसद से किया है, तो एच सी को हमने अलग कर लिया, नीचे वाले एच सी को इसमें मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एच कितना हो गया, एच क्यू एंड सी, और एन स्क्वायर, एन को भी अलग करो, वेरिएबल है, कक्षा की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको अलग और इसको अलग कर लिया है। अब बच्चों ये जो वैल्यू है, सारे पद कांस्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियतांक, आवेश नियतांक, 8 नियतांक, एप्सिलॉन नॉट नियतांक, एच प्लैंक्स कांस्टेंट नियतांक, सी स्पीड ऑफ लाइट नियतांक, सारे नियतांक इकट्ठे हो गए। तो इनको एक नया नाम दे देते हैं, ई बराबर, तो एक सुंदर सा प्यारा सा खूबसूरत सा सूत्र निकल के आया, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आर। अब क्या बचा, एच सी माइनस आर एस सी बटे एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, ये एनर्जी आ गई। अब हम चाहें तो ये कौन सी कक्षा में ऊर्जा है बच्चों, एन वी, तो हम यहाँ ई एन भी लिख सकते हैं, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होता है, तो जब हमारा एक्सप्रेशन निकल आया तो लास्ट में लिख दिया, यानी ये एन वी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया। ये समीकरण आ गई। समीकरण नंबर हम कहाँ तक निकाल चुके थे बच्चों, बोर्ड पे हटाने के बाद यही तो दिक्कत रहती है, शायद 20 तक निकाल चुके थे, तो ये हो गई समीकरण नंबर 21। अगर समीकरण नंबर में कुछ गलती हो जाए तो आप क्रम से समीकरण नंबर डाल लेना। वेयर, आर हमने किसको लिखा है, इसको, वेयर, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इधर करूँगा सारा काम, इधर का पोर्शन में हटा देता हूँ बच्चों। देखिए इसे छोड़ दूँगा, इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, आपको पता भी तो रहे कि सर ने क्या बिगाड़ा, क्या वही रखा। हाँ तो बच्चों आपने समीकरण नंबर 21 तक पढ़ा, तो इसके बाद हमने ये समीकरण लिख दी, देखो एच सी ये रहा, जेड स्क्वायर ये रहा, एन स्क्वायर ये रहा, इसकी जगह हमने आर लिखा है, तो अब लिखेंगे वेयर, यानी जहाँ, आर हमने किसको लिखा है बच्चों, एम ई फोर, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू सी, या सी एच क्यू लिख दें, अच्छा लगता है बोलने में, फ़र्क कुछ नहीं है, सी एच क्यू, ओहो क्यू थोड़ा कट गया,
CH3, H की पावर Q। R इतना है बच्चों, ठीक है ना। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 22, R की वैल्यू ये है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, यानी इस पद की जगह ही तो R लिखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे ऋणवर्ग नियतांक कहते हैं। जिसे इस R को क्या कहते हैं, ये सब नियतांक हैं बच्चों, ये सब नियतांक हैं। इनको मिलके क्या बना, एक नियतांक, नया नियतांक, जिसको हमने साइंटिस्ट के नाम पर, ऋणवर्ग ने अपना नाम दिया, ऋणवर्ग। तो जिसे ऋणवर्ग नियतांक, दैट इज ऋणवर्ग कांस्टेंट कहते हैं। यहीं लिख दें। ओहो, हाथ ऑर्बिट खराब हो गई बच्चों। कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋणवर्ग कांस्टेंट। इसका मान कितना होगा बच्चों, ये देखते हैं। भाई कोई कांस्टेंट है, उसका मान होता है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का मान होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान होता है। तो इन सभी के मान रख दें तो ऋणवर्ग नियतांक का मान हमें मिल जाएगा। तो रखते हैं मान। नियतांकों के मान रखने पर आप क्या लिखेंगे, नियतांकों के मान रखने पर तो रखिए R बराबर m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31। E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, इस पर 4 की घात, ठीक है। इसे मैं छोटा कर दूं, 4 यहाँ लिख देता हूँ। ये तो आप लिख लेंगे, ऋणवर्ग लिखा है, क्या लिखा है, ऋणवर्ग, अपॉन 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं आप, ठीक है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर। सब वैल्यू में लिख चुका हूँ। सी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, सब SI में लिख रहे हैं। एच, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान कितना रखेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 या 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और इसका क्या, Q, यही तो रखेंगे बच्चों। इन सब मानों को रखने के बाद जब हल करेंगे, करते रहना हल, वीडियो कितना लेंदी करवाओगे, आ जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये R की वैल्यू आएगी बच्चों, ठीक है, ऋणवर्ग नियतांक। इसको कभी कभी हम संक्षेप में याद रखना चाहें तो इतना भी लिख देते हैं, राउंड ऑफ करें, 9 हटाएंगे तो बन आ जाएगा, याद करने में आसानी होगी। 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, क्लियर हो रही है बात। तो ऋणवर्ग कांस्टेंट कैसे निकाला, ये गुणा भाग आप करते रहेंगे, सभी वैल्यू एक बार चेक कर लें। दिस 8 एप्सिलॉन नॉट, कोई छूट ना गई हो रखने को, फिर आप फ़ोन करके कहेंगे सर इतनी तो आंसर आ ही नहीं रही। 8.85 10⁻12 का स्क्वायर कर दिया है, C इतना, H इतना। कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक बच्चों जल्दी में हो जाए तो अपने आप सुधार कर लिया करो। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, ये जो समीकरण आई थी, समीकरण नंबर 21, इस सूत्र में जब आप इनके मान रखेंगे तो जो ऊर्जा निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, जूल में, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन अब हम अन्य पदों में भी पढ़ेंगे ऊर्जा को, तो जल्दी से आप ले चुके हैं स्क्रीनशॉट, तो अब आगे चलते हैं। तो इस सब को हटाते हैं बच्चों, चलिए मैं वीडियो को पॉज करके हटाता हूँ। तो बच्चों यहाँ देखें कि हमारे पास समीकरण नंबर 21 में जो सूत्र है वो En इतना आ गया है। अब हम एक काम करते हैं कि ये सारे कांस्टेंट हैं, आपने देखा ऋणवर्ग नियतांक है, H प्लांक नियतांक है, C स्पीड ऑफ लाइट है जो कि नियतांक है, इसको भी हल करके देखते हैं। तो अब हम मान निकालना चाह रहे हैं RHC का, तो बराबर रखते हैं बच्चों, R की वैल्यू अभी निकाली 1.097 इंटू 10⁻7, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है 6.626 या 6.63 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8,
तो इन सब को जब हल करोगे बच्चों, तो हल करने पर आ जाएगा 21.7 गुणा 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि ये कांस्टेंट क्या है बच्चों, जूल एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि जेड तो एक विमाहीन नियतांक है, परमाणु क्रमांक की कोई विमा थोड़ी होगी। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। परमाणु की कक्षा की संख्या n बराबर 1 n बराबर 2, न तो इसका कोई मात्रक न इसका कोई मात्रक, तो ये जूल मात्रक किसका है, RH का ही तो है। तो RH बराबर इतने जूल। जब हल करेंगे करते रहना बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। देखो 7 और 8 15 और -34 + 15 -19 आ जाएंगे, और 3 और 6 और इस सब का गुणा करोगे इतना आ जाएगा, इतने जूल। लाइन खींच देता हूँ, RH बराबर इतने जूल आ गया बच्चों। अब मैं इसी एनर्जी को बदलना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करना होगा मुझे, जूल को इलेक्ट्रॉन, पीछे बता चुके हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 उससे डिवाइड कर दें तो वो बदल जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और बराबर ये आएगा, इसका इसमें भाग करोगे तो घात तो कट गई, 13.6 ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी RH को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक रिडबर्ग कह देते हैं। RH बराबर 21.7 गुणा 10⁻⁻19 जूल को जैसे लिख रहा हूँ, बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या कहते हैं, एक रिडबर्ग। ऊर्जा का मात्रक हो गया बच्चों ये, एक रिडबर्ग, यानी इतने जूल हो जाएं तो एक रिडबर्ग, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएं तो एक रिडबर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चों, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें कि एक रिडबर्ग बराबर, अलग से लिख देता हूँ यहाँ, एक रिडबर्ग, कितने रिडबर्ग की बात कर रहे हैं, एक रिडबर्ग बराबर RH हो गया। RH का मतलब एक रिडबर्ग, या 21.7 गुणा 10⁻⁻19 जूल का मतलब एक रिडबर्ग, या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक रिडबर्ग। तो ये सूत्र आयत में बंद कर लो। तो अगर ये सूत्र आयत में बंद कर लिया तो इस ऊर्जा को बच्चों, जो हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की किसी भी कक्षा में ऊर्जा है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, En बराबर -RH की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रिडबर्ग। तो ये तो एक रिडबर्ग हो गया, तो En बराबर कितनी रह गई, ये जूल में थी, कितनी रह गई, माइनस ये एक Z², ये तो एक रिडबर्ग हो गया। अब रह क्या गया, Z² बटे N², Z² बटे N² रिडबर्ग। यही तो हो गया, एनर्जी का एक नया सूत्र मिला। इस सूत्र को जूल में लिख रहे हैं, रिडबर्ग में लिखेंगे तो यही सूत्र, क्योंकि एक रिडबर्ग RH के बराबर होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब अगर मैं इसी सूत्र को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहूँ तो RH का मान कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगला सूत्र क्या मिला, En बराबर -13.6 बटे N² रह गया इंटू Z², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको जगह नहीं बची समीकरण नंबर डालने को, कहाँ तक पहुँच गए थे, 21 तक, इसे 22 डाल दो, समीकरण नंबर 22, इसे समीकरण नंबर 23, ठीक है, समीकरण नंबर 23। अब देखें बच्चों, ये जो एनर्जी के एक्सप्रेशंस आए वो किसके लिए आए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। अब हाइड्रोजन के लिए बात करें तो अब मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, ये हटा दूँ, अब समीकरण नंबर 21 ये हटा देता हूँ बच्चों आपके सामने। तो हटाने से पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब यहाँ पर इसी के आगे हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, ठीक है ना। तो बच्चों आज आप थक गए होंगे
लेकिन बच्चों आप क्या थक गए होंगे, मैं भी तो थक गया हूँ। मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थक रहा बच्चों, और आप वीडियो को देखते देखते थक जाते हैं, ये गंदी बात है। कैसी बात है? गंदी बात। तो देखें, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर, अब कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, यहाँ से बात यहाँ आ रही है। फॉर हाइड्रोजन, इसका क्या मतलब है, हिंदी में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1। तो ये सूत्र क्या हो जाएंगे, किसी भी NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? En बराबर Z की जगह 1, तो -1/n², ऋण वर्ग, ऋण वर्ग। एक एक्सप्रेशन ये आया आपके पास हाइड्रोजन के लिए, इसको समीकरण नंबर 24 दे देना, कंजूसी मत करो समीकरण नंबर देने में, इसको समीकरण नंबर 24 इसमें रखें तो En कितना आया, Z की जगह 1 रखना है, तो En कितना आया बच्चों? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये हाइड्रोजन लायक परमाणुओं के लिए आया। जैसे लिथियम के लिए सूत्र लगाना है तो लिथियम की जगह Z की जगह 3 लगा देंगे, हाइड्रोजन के लिए Z हमने 1 लगा दिया, ठीक है ना। इन सूत्रों से हम किसी भी उस परमाणु की किसी भी कक्षा में ऊर्जा निकाल सकते हैं जो हाइड्रोजन लायक एटम है, यानी जिसकी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो हाइड्रोजन लायक एटम मैंने बताए थे बच्चों, जैसे कि हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में बाहरी कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1h1, 1h2, 1h3, और लिथियम डबली चार्ज्ड, और हीलियम सिंगली चार्ज्ड। तो इन सब में क्या है, बाहरी कक्षाओं में 1 इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं पर ये मॉडल अप्लाई होगा जो तभी लिखा है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। तो बच्चों इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 25। बच्चों बातें अभी बहुत हैं, मैं सोच रहा था आज इस लेक्चर को, टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आज हमने कम से कम ये ध्यान रखना समीकरण नंबर 25 तक निकाल दिए हैं। अगले लेक्चर में जब बात करेंगे तो समीकरण नंबर 25 के आगे की बात करेंगे। कॉपी पर नोट्स बनाते जाना, जब मैं पढ़ाया करूँ तो कॉपी रख के बैठा करें और देखते चला करें कि सर ने हाँ समीकरण नंबर 20 ये थी, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, कुल ऊर्जा इतनी होती है। अब इसी पर हमें बहुत सी चर्चा करनी है, लेकिन आज नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि आप भी बोर हो चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ, आप भी थक चुके हैं। तो मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है, नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ, वॉल्यूम नंबर 4 के साथ, लेक्चर नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए इसका सुंदर सा नोट्स बना लीजिए, तब तक इसका सुंदर सा नोट्स बना लीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।